चंद्रयान 3 जहां उतरेगा, नासा क्यों डरता है उस जगह से? क्यों बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों के एक्सपीरियंस को रखते हुए भी खौफ खा रहे हैं उस जगह से जहां पे चंद्रयान 3 लैंड होगा और प्रज्ञान रोवर निकल के वहां छानबीन करेगा? क्यों वो डार्क साइड ऑफ द मून से डरते हैं? ऐसा क्या है डार्क साइड ऑफ द मून पे या साउथ पोल पे मून के? क्या है ऐसा? क्यों देश सबके सब एक ही जगह पे लैंड करना चाहते हैं? अचानक से स्पेस रेस क्यों शुरू हो गई है? कोल्ड वॉर फिर से क्यों शुरू हो गया है? जैसे कि सालों पहले कोल्ड वॉर एरा था रशिया और अमेरिका के बीच में, वैसा ही क्यों मंजर नजर आ रहा है? क्यों इंडिया को देख के, इसरो को देख के रशिया ने फटाफट अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया और रशिया के लॉन्च करते ही नासा ने भी अपने नए नए मिशन की जानकारी देना शुरू कर दिया। सीधा बता रहा है सबको कि हम ये मिशन करेंगे, वो मिशन करेंगे। क्यों सबके सब चंद्रमा को लेके उतावले हैं? ये सारी रिपोर्ट मिलेगी दोस्तों आपको, इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों सब एक ही जगह क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा क्या है वहां पे? दोस्तों आपको बता दें कि वहां पे शैकल्टन क्रेटर है। जी हाँ दोस्तों, सब साउथ पोल पे उतरना चाहते हैं, लेकिन वहां पे इतने बड़े बड़े क्रेटर है, इतने बड़े बड़े क्रेटर है, इतने गहरे गड्ढे हैं जहाँ पे बहुत सालों पहले कॉमेट्स और मीटोराइट्स टकराने की वजह से वहां गड्ढे बन गए थे, क्रेटर्स बन गए थे और वहां पे गुप्त अंधेरा है, यानी कि कुछ नजर ना आएगा, इतना गंदा अंधेरा है दोस्तों वहां पे। और भी कई सारे मुसीबतें हैं और भी कई सारी परेशानियां हैं, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों 40 बड़े बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स हैं उस जगह पे जहां पे चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है। ऐसे कॉमेट्स और धूमकेतु टकराए थे इस जगह पे जिन्होंने वहां पे इतने बड़े इंपैक्ट कर दिया और क्रेटर्स बना दिए। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि जो वहां पे पानी की मौजूदगी है ना, वो इन्हीं कॉमेट्स या धूमकेतु की वजह से है, क्योंकि वो अपने साथ उस पानी को लेके वहां पे टकरा गए थे, तो उस पानी जो आइस के फॉर्म में था वहीं पे रह गया। और वो जो आइस है अभी भी आइसियस फॉर्म में ही है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे आज तक धूप ही नहीं पड़ी, वहां तक सूरज की किरणें ही नहीं जाती और अंधेरा रहता है। वहां पे -200 डिग्री, इतना ठंडा तापमान दोस्तों पृथ्वी पे कहीं नहीं है। -200 डिग्री टेम्परेचर है, इतना कि किसी व्यक्ति या किसी मशीन की कुल्फी जमा दे मिनटों के अंदर। और दोस्तों वो परमानेंटली शैडोड रीजन है, यानी हमेशा वो शैडो रहती है। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है वहां तक। चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 में से एक होगा जो वहां पहुंचेगा। देखते हैं रशिया या इंडिया में से कौन सा देश पहले पहुंचता है। खैर सरफेस बहुत खतरनाक है वहां का सरफेस लैंड होने लायक ही नहीं है। वहां सूरज की रोशनी तो पड़ती ही नहीं है, दूर की बात है। लेकिन दोस्तों वहां सूरज निकलता है तो सर पे नहीं चढ़ता। जैसे कि अब अर्थ के ऊपर क्या होता है, 12 बजे करीब आप देखेंगे तो सन जो है ना ऊपर की तरफ होता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। एकदम शैडो हमारी नीचे की तरफ बनती है ना जब सूरज ऊपर होता है, लेकिन मून पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेहद लंबी परछाइयां बनती है बहुत दूर दूर तक, और कोई मिशन जो भी आज तक हुआ है कोई भी सक्सेसफुली वहां लैंड नहीं हो पाया। वहां उतरने के लिए दोस्तों हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है और ऐसी एआई चाहिए जो खुद डिसीजन लेके वहां पे लैंड करवा दे, क्योंकि यहाँ से ह्यूमंस जो है वो जा नहीं सकते, सीधा एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और यह संपर्क भी टूटता पड़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों कितने भी ऑर्बिटर भेज दीजिए, कितने भी आप मॉड्यूल भेज दीजिए, वो चंद्रमा के चक्कर लगाएंगे। तो इसरो का सिग्नल जब उस ऑर्बिटर तक पहुंचेगा या फिर नासा का किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या रॉसकॉस्मोस का, वो ऑर्बिटर से टकरा के फिर जाएगा अपने यान के ऊपर, जैसे हमारा चंद्रयान है जो कि लैंडर होगा उसके ऊपर। अब दोस्तों वापस जाने में क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा है तो समय लग जाएगा, और अगर बीच में कोई चीज आ जाए या फिर सिग्नल ब्रेक हो गया तो फिर और डिले हो सकता है। ये एक और मुसीबत है। छोटा सा पत्थर भी वहां इतनी बड़ी वो बना देता है, शैडो लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा है। साउथ पोल से तो दोस्तों नासा भी डरता है, जो कि अपने आप को तुरंत का कहता है कि हमने सबसे पहले मून लैंडिंग की। फर्स्ट मैन ऑन मून वाज फ्रॉम अमेरिका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो उनके यहाँ से गए थे। उसने आज तक, नासा ने आज तक जितनी भी लैंडिंग करवाई है वो इक्वेटर की रीजन में कराई है। क्यों? क्योंकि वहां कराना इजी है, वह रोशनी हमेशा होती है। और दोस्तों प्रज्ञान रोवर जो है ना, वो जो हम भेज रहे हैं हमारा चंद्रयान 3 के अंदर से, जब विक्रम लैंडर जाके लैंड करेगा उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा तो वो बताएगा। उसके अंदर एक रोबोटिक आर्म लगाया है जो कि कुछ सेंटीमीटर तक गहरा गड्ढा करेगा और वहां से मिट्टी की जांच करेगा और देखेगा कि मिट्टी का टेक्सचर क्या है, किस चीज से बनी है मिट्टी, कितने कितने कॉम्पोजिशन है उसके अंदर, पानी की दबावना कितनी है, क्रेटर्स के अंदर जा जाके देखेगा और उसकी स्टडी करेगा। दोस्तों साउथ पोल पे अंधेरा हमेशा रहता है, बहुत गुप अंधेरा। ये तो एक प्रॉब्लम है। अब आपको अगली प्रॉब्लम बताते हैं। अगली प्रॉब्लम है रेडियो कम्युनिकेशन वीक है वहां पे। प्रोपल्शन मॉड्यूल और ऑर्बिटर 2 चंद्रयान 2 का तो है हमारे पास, जो कि रिवॉल्व करेंगे चंद्रमा के अराउंड और सिग्नल देंगे, आना जाना होगा, यानी कि इधर उधर सिग्नल जाएगा
और वहां के लैंडर से सिग्नल वापस आएगा, लेकिन स्टिल दोस्तों रेडियो कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तीसरा जो कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लूनर डस्ट। जी हाँ दोस्तों, वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे ना जो डस्ट है उसके अंदर चार्ज है। अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर चार्ज नहीं है धूल के अंदर। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, उसमें चार्ज नहीं है। अब चार्ज आपको कैसे समझाए कि ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, यानी कि कुछ पार्टिकल होते हैं वो ना करंट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने बचपन में एक किया होगा अपने स्कूल के अंदर, जब आप किसी स्केल को, फुट्टे को, प्लास्टिक के स्केल को अपने सर पे रगड़ते थे, तो जो आपकी घर्षण की वजह से सर पे रगड़ने की और से जो ऑयल होता था उसकी वजह से स्केल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाती थी। और वो क्या करता था, जब आप पेपर से रबड़ के टुकड़े होते थे वो उसे अट्रैक्ट करता था। उस अट्रैक्शन ये था, ये चार्ज की वजह से होता, क्योंकि आपके बालों में से उस स्केल के अंदर चार्ज आ जाता था और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेता था और उसको खींचता था परी और बाकी चीजों को। वैसे ही दोस्तों चंद्रमा के ऊपर जो धूल है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स वहां के। क्यों हो जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की धूल के अंदर जो चार्ज है ना, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट ही नहीं है, और जो भी कॉस्मिक रेडिएशन आती है चंद्रमा के ऊपर स्पेस में से और यूवी रेडिएशन आती है वो से एब्जॉर्ब करते रहते, इसकी वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। हमारे प्लैनेट पे ऐसा नहीं होता, पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एनवायरमेंट है, इस वजह से हम बचे रहते हैं। और तो और दोस्तों सेंसर जो लगे हैं चंद्रयान 3 के लैंडर के ऊपर, रोवर के ऊपर, अगर वो उसमें चिपक गई धूल, चार्ज धूल चिपक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि कैमरा और सेंसर काम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से कम्युनिकेशन तो टूटेगी और वो यान भी खराब हो सकता है। क्यों कह रहे हैं हम ये बात, क्योंकि दोस्तों अपोलो मिशन था, एक बार अमेरिका ने अपोलो मिशन भेजा था, उसके अंदर वो डिसीजन नहीं ले पाई थी उसकी एआई, क्योंकि उसके ऊपर जो कैमरे और सेंसर लगे थे उनके ऊपर धूल चिपक गई थी और ये कह रही थी कि वो एकदम ब्लाइंड हो गया था। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि कितनी गहराई है, कितनी नीचे सतह है, कितनी स्पीड से जाना है, थ्रस्टर्स को कितना बूस्ट करना है, कब तक पहुंचेंगे, क्या डिसीजन ने वो नहीं ले पाए, जिस वजह से उसको बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था और लैंडिंग खराब हो गई थी। ये धूल बहुत ऊंची उड़ती है क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है, बहुत ऊंची उड़ती है, ग्रेविटी 1/6 का पृथ्वी के मुकाबले, इस वजह से यहाँ तो धूल जितनी उड़ती है वहां पे उससे भी ऊंची लहरें उड़ती हैं। दोस्तों आपको बताया था हमने, जब विक्रम 2 लैंडर वहां पे क्रैश लैंड हुआ था तो 30 किलोमीटर दूर तक उसके टुकड़े उछल के उड़ के गए थे। और साउथ पोल जो है ना दोस्तों, कमजोर लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि रशिया जो 47 सालों के बाद फिर से चंद्रमा के ऊपर खोज करने के निकला है, और लेकिन उसके पास पुराना एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारे मिशन करे हुए हैं, लेकिन हमारे पास लेटेस्ट एक्सपीरियंस है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का। देखना ये कौन सा देश पहले पहुंचेगा और सफलता किसके हाथ में लगेगी। दोस्तों नॉलेज बांटने से बढ़ के शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी से, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।